हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस और 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग का टाइम पार्ट 1 को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है? देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना फंडिंग चाहिए, चाहे वो कैपिटल फंडिंग हो चाहे वो क्रेडिट फंडिंग हो। एट द एंड पैसा चाहिए। बिजनेस की डे टू डे फंक्शनिंग के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए, सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा कहां से आएगा, किस किस तरीके से आएगा और क्या टाइमली हमें पैसा मिल जाएगा जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज व्हाट बिजनेस फाइनेंस इज ऑल अबाउट। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? It refers to capital fund and credit fund invested in the business. कैपिटल फंड और क्रेडिट फंड, कैपिटल फंड मतलब खुद का फंड, ओनर फंड, और क्रेडिट फंड मतलब मांगा हुआ फंड जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। और फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। ऑलरेडी आपको बताया कि यार क्या जब बिजनेस को पैसा चाहिए उस टाइम बिजनेस को पैसा मिल जाएगा, दैट इज व्हाट फाइनेंसिंग इज ऑल अबाउट। और साथ साथ अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, इट में भी डिफाइंड एज प्लानिंग, कि किस तरह से हम फंड्स को प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम फंड्स को यूज करेंगे। रेजिंग, कहां से पैसा रेज करना है, क्या हमने शेयर्स इशू करने हैं, आगे बताऊंगा क्या होता है, क्या हमने किसी से पैसा बोरो करना है, वो सारी चीजें। मैनेजिंग, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पैसे को अच्छे से तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो बिजनेस लॉसेस में जाएंगे, जिससे इन्वेस्टर्स जो है जो अपना पैसा बिजनेस में लगाना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट जो है वहां पे खराब होगा और वो पैसा अपना निकालने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलिंग, हमने कंट्रोलिंग किस तरह से करनी है, ऑल द मनी, जितने भी पैसा हम यूज कर रहे हैं इन द बिजनेस ऑफ एनी काइंड, किसी तरीके से भी, चाहे वो किसी से उधार लेके किया पैसा यूज, चाहे हमने खुद का पैसा जो है वो लगाया हुआ है। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो पप्पू जो है ना वो अपना मोमोज का स्टॉल ऑल ओवर इंडिया में क्या करना चाहता है, फेमस करना चाहता है। वो ऑल ओवर इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजीज बेचना चाहता है। आइडिया है दिमाग में पर पैसा नहीं है। पप्पू को मान लो सपोज एक स्टॉल लगाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए। अब इसके पास टोटल खुद के पास कितने रुपए हैं? 2,000 रुपए इसके पास खुद के पास है। अब कमी कितने रुपए की आ गई? शॉर्टेज आ गई है, शॉर्टेज आ गई इसके पास 8,000 रुपए की। अब 8,000 रुपए कहीं ना कहीं से तो अरेंज करने पड़ेंगे। तो इसके पास एक आइडिया आया, इसकी मदर ने किसी टाइम कहा था कि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है जुड़ा हुआ, अगर तेरे को चाहिए होता दे देना, ले लेना मेरे से। तो ये मदर के पास गया, मदर को कहता मेरे को मदर 4,000 रुपए दे दो, मेरे को मोमोज का स्टॉल ओपन करना है और मैं इस 4,000 के बदले आपको हर साल 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो पे करता रहूंगा। इसकी मदर खुश, कहते सही है यार, 4,000 रुपए लगा के मेरा बेटा मेरे को 2,000 रुपए का साल का प्रॉफिट दे रहा है, तो ठीक है तू ले जा पैसे। पर एक चीज ध्यान में रखो, जब 4,000 रुपए उसकी मदर ने मोमोज के स्टॉल में लगाए तो एट दैट टाइम उन्होंने अपना फंडिंग दिया, और इस तरह के फंडिंग को कहते हैं ओनर्स फंड। और अब इनका भी जो राइट है वो इसके बिजनेस में जो वो आ गया, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हर साल मिल रही है। और साथ साथ इसकी मदर को पप्पू ने कह दिया कि फ्री मोमोज खिलाऊंगा आपको, राइट। अभी भी उसके बाद कितना पैसा बचा? 4,000 रुपए बचे। 4,000 रुपए जो बचे तो उसके लिए पप्पू अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम है बंटी। बंटी को कहता है कि यार बंटी, मेरे पास ना यार गैस सिलेंडर भी नहीं है, तो मेरे को गैस सिलेंडर वगैरह खरीदना और कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स खरीदना, तो मेरे को 4,000 रुपए उधार दे दे। बंटी कहता है यार चल 4,000 रुपए उधार मैं तेरे को दे देता हूं। अब इस उधारी के केस में क्या होगा, जो पप्पू है वो बंटी को कहता है कि मैं तेरे को इंटरेस्ट पे करूंगा हर साल का इस 4,000 के ऊपर 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से कितना रुपया? 400 रुपया मैं तेरे को क्या करूंगा, पे करूंगा हर साल इंटरेस्ट का। दोनों केसेस में समझो क्या था, दोनों केसेस में क्या हुआ कि पप्पू की मदर को क्या मिल रहा है, हर साल प्रॉफिट मिल रहा है, और बंटी को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। पर एक चीज ध्यान रखो, अगर मान लो इसका जो सेटअप है वो फेल हो गया, ओके, तो जो मदर है इसको जो प्रॉफिट मिल रहा है अब नहीं मिलेगा। ओके, जब ओनर्स फंड होते हैं तो उस टाइम पे अगर लॉसेस होते हैं तो ओनर को कोई भी पैसा बाद में नहीं मिलता। वेरएस अगर हम बंटी की बात करें तो बंटी के 4,000 के ऊपर चाहे इसको प्रॉफिट हो चाहे इसको लॉस हो, चाहे इसका स्टॉल चले चाहे इसका स्टॉल ना चले, तो उसको 10% इंटरेस्ट जो वो पे करना ही पड़ेगा। तो हमने दो तरह की फंडिंग समझी, एक था ओनर और दूसरा था बोरोड। इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे साथ में।
नाउ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्या नेचर है? कोई भी बंदा यार बिजनेस को बिना पैसे के स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन बिना पैसे का कुछ भी नहीं स्टार्ट कर सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिना एडिक्वेट फंड्स के हम ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कभी भी खरीद नहीं सकते। सो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स मनी टू स्टार्ट विच इज कॉल्ड एज इनिशियल कैपिटल। तो आप देखो, इसको मोमोज का स्टॉल स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए चाहिए थे? 10 हजार रुपए चाहिए थे। अब 10,000 में से इसके पास कितने थे? 2,000 रुपए थे इसके पास, बाकी कितना था? 8,000 रुपए चाहिए था। तो वो इनिशियल कैपिटल हो गया कि यार एट द एंड बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा हमें चाहिए कितना। एंड जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस पे। जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का उतना ही ज्यादा कैपिटल हमें लगेगा, जितना कम साइज होगा बिजनेस का उतना ही कम कैपिटल लगेगा। मान लो हॉस्पिटल ओपन करना है, तो हॉस्पिटल ओपन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। स्कूल ओपन करना है, आज के टाइम पे स्कूल ओपन करने के लिए कितना पैसा चाहिए? एक मान लो छोटा सा स्टॉल लगाना है, स्टॉल को लगाने के लिए पैसा कम चाहिए, बट पैसा तो चाहिए ना। तो हम ये नहीं कह सकते यार बिना पैसे के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं हमें कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स चाहिए। अब जैसे मोमोज का स्टॉल में देखो, तो इसके फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा? इसका जो ये जो कार्ट है इसका जो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट बन जाएगा, क्योंकि ये लगातार इसको यूज करता रहेगा। साथ के साथ इसका जो सिलेंडर होगा वो भी फिक्स एसेट होगा, जिसको जो बर्तन वगैरह होंगे वो सारे फिक्स एसेट्स हो जाएंगे। एंड बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। क्या बिना डे टू डे एक्सपेंसेस किए हुए कोई बिजनेस सर्वाइव कर देगा? आप किसी भी बिजनेस का एग्जांपल ले लो, आपके अगर पेरेंट्स भी बिजनेस करते हैं या कोई दुकान भी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक चीज देखो, उस दुकान को चलाने के लिए भी लगातार कुछ ना कुछ खर्चा जो है वो रेगुलर बेसिस पे हमें करना पड़ता है। डेली का खर्चा होता है, चाहे वो चाय पाने का ही खर्चा करे, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करेंगे ना, वो डेली बेसिस पे आता है, यूनिट्स से होती है। तो वो डे टू डे खर्चे के लिए भी हमें पैसे चाहिए। फिर हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज जो है वो माइनस कर देते हैं। क्या हमारे पास एडिक्वेट करंट एसेट्स अवेलेबल है? और अगर हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी है, देखो जब प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ पैसा जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको मीट अप करने के लिए यूज करना पड़ता है। जैसे कि मान लो अब एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। जैसे अब ये जुलाई में, जून जुलाई के राउंड जो है पैडी कल्टीवेट होता है, और नवंबर फर्स्ट वीक के राउंड जो है वो पैडी का हार्वेस्टिंग होता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4-4.5 महीने का टाइम पीरियड होता है, 5 महीने भी लग जाते हैं। तो 5 महीने का क्या टाइम पीरियड में पैसा अवेलेबल है फार्मर के पास, क्योंकि फार्मिंग भी बिजनेस एक्टिविटी है। तो वो क्या है, हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। उसके बाद हमें अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो कंपनी को क्या चाहिए? लगातार फिक्स एसेट्स चाहिए। और फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए, या कुछ मान लो इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या बिना पैसे के खरीद सकते हो? क्या पप्पू बिना पैसे के अपना मोमोज का स्टॉल सेटअप कर सकता था? क्या कोई भी बंदा बिजनेस शुरू करने के लिए बिना पैसे का यूज करके अपना बिजनेस का सेटअप कर सकता है? किसी ना किसी से तो पैसा लेना पड़ेगा, चाहे खुद का लगाए चाहे किसी से बोरो करे। अब अगर हम बात करें एडिक्वेट जो बिजनेस फाइनेंसेस है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं बिजनेस को। अगर बिजनेस के पास अच्छा खासा फंड पड़ा हुआ है ना, तो बिजनेस को यार कोई नहीं रोक सकता, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स जो वो मिलेंगे। पहला, फर्म अपनी लायबिलिटीज को टाइमली पे कर सकता है। किसी भी बिजनेस में ना लायबिलिटीज होती है, एसेट्स भी होती है। एसेट्स मतलब स्ट्रेंथ है, लायबिलिटीज मतलब वीकनेसेस है। तो लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा चाहिए। अगर हम टाइमली अपनी लायबिलिटीज को पे ना करें, कोई भी बिजनेस है यार, कोई भी बिजनेस अगर टाइमली अपनी लायबिलिटी को पे नहीं करता, तो उस बिजनेस की जो गुडविल है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, रेपुटेशन खराब हो जाती है। क्या नाम आता है? यार ये बंदा, इसको तो उधार देके फायदा ही नहीं है, ये बंदा तो टाइमली अपना पेमेंट ही नहीं करता। ओके। उसके बाद फर्म कैन कैरी इट्स बिजनेस स्मूथली, बहुत ही आसानी से। पैसा होगा तो बड़ी बड़ी बातें है ना, तो बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है। फर्म नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है और न्यू इनोवेटिव मेथड भी यूज कर सकता है प्रोडक्शन के। कोई भी यार, कोई भी बिजनेस हो, एक छोटी सी बेकरी वाला भी जो है ना, अगर उसके पास पैसा है तो वो नई टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे क्वालिटी का ओवन लाके अपनी क्वालिटी को और क्वांटिटी को क्या करता है? इंप्रूव कर सकता है। नाउ फर्म कैन मेक यूज ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर बिजनेस के पास पैसा है तो उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, और अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसकी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ग्रैस्पिंग के बाद एक मार्केट बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे रिलायंस ने किया था, जब
इन्होंने जियो को स्टार्ट किया था। तो गवर्नमेंट के साथ कंपैटिबल होते हुए इन्होंने देखा क्या डिजिटल इंडिया जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो डिजिटल इंडिया में तो यह है कि इंटरनेट का यूज मैक्सिमम लोग करें। और उस टाइम पे जब जियो स्टार्ट हुआ था, जियो से स्टार्ट होने से पहले इंटरनेट बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था। तो अगर मैं नॉर्मल भी देखूं तो अराउंड 250 रुपए का पर जीबी डेटा मिलता था 1 मंथ का। कॉलिंग के लिए अलग से पैसे देने पड़ते थे, वो अलग से रिचार्ज जो था वो होता था। पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी क्या डिजिटल इंडिया क्या है, लोगों को सस्ता इंटरनेट दे दो, लोगों को इंटरनेट जो है वो फ्रेंडली बना दो, टेक फ्रेंडली बना दो। और इन्होंने फ्री इंटरनेट भी बांटा। फ्री इंटरनेट किस तरह से बांट लिया, पैसा था तभी बांट पाए, अगर पैसा ना होता तो क्या ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते ना। फर्म जो है वो कंपटीशन को फेस कर सकता है स्ट्रांगली। अब जियो ने फ्री दिया तो उससे राइवल कई कंपनीज बंद होगी, जैसे टाटा की थी, यूनिनॉर था, एयरसेल था, छोटी छोटी जो कंपनीज थी टेलीकॉम कंपनीज वो बंद होगी। पर एयरटेल नहीं बंद हुई। एयरटेल क्यों नहीं बंद हुई, उनको पता था यार स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, बट उनके पास पैसा पड़ा था। वीआई भी बंद नहीं हुई, वोडाफोन और आइडिया बंद नहीं हुई इस टाइम पे, पर अभी उनके हालात थोड़े से खराब चल रहे हैं। ओके ना, फर्म अपनी एसेट्स को रिप्लेस कर सकता है, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं वो। एंड मोर ओवर अगर किसी भी तरह का रिसेशन आ रहा है या डिप्रेशन आ रहा है ट्रेड साइकिल में, तो उस टाइम पीरियड को भी निकाला जा सकता है अगर पैसा है। तो रिसेशन डिप्रेशन क्या है, कोई भी बिजनेस साइकिल जो वो स्ट्रेट नहीं चलता, इट मूव लाइक दिस। तो मंदी चल रही है, मतलब नीचे वाला ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे ना डिमांड कम होती है, कंपनीज को इतना ज्यादा पैसा नहीं बनता। तो अगर कंपनी को इतना ज्यादा पैसा नहीं बनता तो कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी। तो कंपनी के पास जो बचा कुचा पैसा पड़ा हुआ है तो उस पैसे का यूज करेगी उस टाइम पे सर्वाइवल करने के लिए। नहीं होगा पैसा तो कहीं कहां से सर्वाइव कर लेंगे, कंपनी डूबेगी डूबेगी। तो ये सारी चीजें जो वो है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो पप्पू मोमो स्टॉल हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो वो सभी के सभी बिजनेस को एडिक्वेट फाइनेंसेस का फायदा मिलता ही मिलता है। नाउ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, किन किन सोर्सेज से हम बिजनेस फाइनेंसेस को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ओनरशिप। तो पहला होता है ओनर्स फंड, मतलब ओनर्स का खुद का पैसा, और दूसरा होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब होता है मांगा हुआ पैसा। ओके, वन बाय वन इनको देखते हैं। तो क्या है ओनर्स फंड का, क्या मतलब होता है, ऐसा फंड जो कि ओनर खुद कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी देखते हैं। अब ओनर का फंड जो होता है वो खुद का फंड किस तरह से होता है, वो शेयर कैपिटल के बेसिस पे होता है। अब इसमें भी 2 तरह के शेयर है, अगली वीडियो में देखेंगे वो किस तरह के शेयर है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको कहा जाता है बिजनेस की खुद की रिटेन अर्निंग, इतने साल से काम किया बिजनेस ने, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बचा के रखा होगा। नाउ दिस फंड्स रिमेन विद द कंपनी एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। ये फंड जो है ना परमानेंट कैपिटल होता है और कंपनी की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती इस फंड्स के अगेंस्ट। अब जैसे मैंने आपको पप्पू वाला एग्जांपल बताया था, पप्पू के खुद के पास कितना पैसा था, 2000 रुपए थे। पप्पू की मदर से उसने कितना पैसा लिया, 4000 रुपए। ये 6000 तो इनका ओनर फंड हो गया था। ओके, पप्पू का मोमो स्टॉल चलेगा तो दोनों को प्रॉफिट मिलेगा, नहीं चलेगा तो दोनों को प्रॉफिट जो वो नहीं मिलेगा। ये क्लियर होता है इस चीज को लेके। ओके, तो कोई भी लायबिलिटी जो वो नहीं होती इन फंड्स को लेके। एग्जाम्पल है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे होता क्या है इसमें। नाउ दिस इज द सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। ये परमानेंट कैपिटल का सोर्स है। ये परमानेंट कैपिटल का क्यों सोर्स है, बिकॉज ओनर ने अपना खुद का पैसा लगाया हुआ है। इस पैसे के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी, किसी तरह की लायबिलिटी नहीं होती। अगर मान लो सपोज बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पैसा मिलना ही नहीं है। तो ये पैसा कहीं मूव नहीं करता, एक बार बिजनेस में लग गया तो जब तक बिजनेस खत्म नहीं होता तब तक वो पैसा जो है वो इस बिजनेस में चलता रहता है। नाउ प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिस्क कैपिटल। ये रिस्क कैपिटल इसलिए होता है बिकॉज अगर बिजनेस में प्रॉफिट मिल जाएगा, हायर द प्रॉफिट, ओके, तो बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको पैसा भी जो है वो मिलेगा, इन्वेस्टर को पैसा जो है वो मिलेगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस बंद हो गया तो एट द एंड इन्वेस्टर का पैसा भी जो है वो मर जाएगा। अगर पप्पू का मोमो स्टॉल बंद हो गया तो पप्पू के 2000 रुपए भी मरेंगे, उसके मदर के 4000 रुपए भी मरेंगे, टोटल 6000 रुपए मर जाएगा। पर क्या उसके भाई के जो फ्रेंड है उसका बंटी, उसके 4000 मरेंगे? आंसर इज नो, उसको पैसा मिलना है। तो ये होता है प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, मतलब एट द एंड ऑफ द डे रिस्क जुड़ा होता है इसमें।
क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अब इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जब पप्पू ने अपने 2000 रुपए और उसकी मदर ने 4000 रुपए लगाए थे तो उनको किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। ओनर फंड में यार किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं देखने को मिलती। अगर ओनर खुद का पैसा लगा रहा है तो उसको एक चीज पता है यार, बिजनेस में फायदा भी हो सकता है, बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, तो वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता। अगर ओनर फंड में प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपने देखा था पप्पू की मदर को 2000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है वो साल का, तो प्रॉफिट कमाने का जो सोर्स था वो ज्यादा था, तो रिस्क भी एसोसिएटेड है, तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी जो वो नहीं मिलती। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने, अगर उसकी मदर ने मान लो सपोज कहा कि 4000 रुपए मैंने लगाए हैं बिजनेस में, तो उस 4000 रुपए के अगेंस्ट तो मेरे को ना सिलेंडर जो है वो सिक्योरिटी में रख दे, कि कोई एसेट अपनी सिक्योरिटी में रख दे कि अगर तेरा बिजनेस डूबता है तो वो सिलेंडर या कोई भी एसेट जो है बेच के मैं अपना पैसा रिकवर कर लूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। नाउ सोर्सेज क्या है ओनर्स फंड के? इसमें शेयर कैपिटल आ जाती है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, ये चीजें जो है वो आ जाती है। तो ये थे कुछ फीचर्स इसके। उसके बाद आगे देखते हैं बोरोड फंड। अब बोरोड फंड का क्या मतलब होता है? नाउ इट रेफर्स टू बोरिंग ऑफ द फंड्स। अब ऐसी चीज, ऐसे फंड्स जो लोन्स और क्रेडिट के तौर पे लिए जाते हैं, हमारे पास खुद का पैसा नहीं है बट हमने बोरो कर लिया पैसा, किसी से ले लिया, जैसे बंटी से 4000 रुपए लिए थे पप्पू ने, तो वो बोरोड फंड हो गया। अब इसमें क्या है? फिक्स टाइम। अगर कोई भी पैसा बोरोड फंडिंग का आता है तो वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज वो जो 4000 रुपए लिए गए थे, वो 4000 रुपए कितने साल के लिए गए थे? 3 साल के लिए गए थे। तो 3 साल के बाद वो 4000 का 4000 जो है वो पप्पू को पे बैक करना पड़ेगा बंटी को। तो फिक्स टाइम के लिए होता है, फिक्स टाइम के ऊपर नहीं हम उस पैसे को यूज कर सकते। जैसे बैंक लोन होता है, बैंक लोन का भी टाइम पीरियड होता है ना, कि इतने टाइम तक बैंक लोन का पैसा यूज किया जाएगा, उसके बाद बैंक लोन का पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस। दूसरी चीज, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी जरूर होती है। अगर कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी मान लो डिबेंचर होल्डर पैसा दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, अपनी उधारी के तौर पे फंडिंग दे रहा है, तो वो सिक्योर्ड होता है, उसको सिक्योरिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बंटी वाला एग्जाम्पल लेंगे, तो बंटी ने अगर 4000 रुपया दिया था बिजनेस में, तो बंटी को कोई ना कोई सिक्योरिटी मिलनी थी। मान लो वो कहता कि अगर भाई मेरा पैसा मरा तो तेरा सिलेंडर, तेरे यूटेंसिल्स जो है वो मैं ले जाऊंगा, मेरे को तो अपना पैसा रिकवर करना है। पप्पू कहता ठीक है भाई ले जियो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जैसे बैंक लोन देता है, बैंक ने किसी फैक्ट्री को लोन दिया, तो वो बैंक फैक्ट्री को लोन कैसे देगा? वो कहेगा फैक्ट्री के कागज मेरे पास रख जा, फिर मैं तेरे को लोन दे देता हूं। कि अगर फैक्ट्री ओनर ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक उस फैक्ट्री को सेल करके, बैंक की प्रॉपर्टी बना के, उसको बेच के अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लेगा। नाउ रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इस केस में जब हम पैसा बोरो करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली पे करना पड़ता है। जैसे 10% इंटरेस्ट जो है वो बंटी को लगातार पे किया जा रहा था, 3 साल तक का टाइम पीरियड था, तो 3 साल तक के लिए इसको 10% इंटरेस्ट जो है वो लगातार मिलता रहेगा, और वो इंटरेस्ट रेगुलरली पे करना ही पड़ेगा, चाहे भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डजंट इवन मैटर, प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बंटी कहता भाई मेरे को 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको पे करना ही पड़ेगा। ओनर फंड के केस में ऐसा नहीं था, वो परमानेंट कैपिटल है, उस केस में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर लॉस हो रहा है तो हमें पैसा मिलना चाहिए। कंट्रोल, जो बोरोड फंड वाले होते हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता बिजनेस पे, वो बस बाहर से अपना पैसा फंडिंग करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। आप जिस तरह से मर्जी करो, पप्पू अपना स्टॉल 10 बजे खोले, 11 बजे खोले, 12 बजे खोले, 1 बजे खोले, 2 बजे खोले, पूरी रात चलाता रहे, कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई कंट्रोल जो उस पर नहीं है। जो मर्जी काम करे, कोई भी कंपनी जो मर्जी काम करती रहे, बट उसको क्या चाहिए? उसको तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है। सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर्स हो गए, उसके बाद लोन हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, बहुत सारे और भी तरह के जो फंड्स होते हैं वो बाद में हम डिटेल में समझेंगे। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें ओनर फंड और बोरोड फंड की, बहुत आसान है। तो मीनिंग क्या है? ओनर फंड जो है वो ओनर्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है और रिटेन्ड अर्निंग्स को कहते हैं, वेयरएज बोरोड फंड जो है वो पैसा बोरो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और क्रेडिट। टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट कैपिटल। अगर एक बार लग गई, अगर पप्पू और उसकी मदर ने पैसा लगा दिया तो वो पैसा लगा रहेगा। बट ये जो बोरोड फंड है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे आपको बताया कि 3 साल के लिए हो सकता है, 4 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। सिक्योरिटी, भाई कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती, 1 रुपए की भी सिक्योरिटी नहीं है।
बोरोड फंड में यस जनरली सिक्योरिटी जो वो दी जाती है अगेंस्ट एसेट्स, जैसे अब उस केस में हमने क्या किया था, सिलेंडर या फिर उसके यूटेंसिल्स रख लिए गए थे। कंट्रोल, ओनर फंड का कंट्रोल होता है बिजनेस पे, होगा ही होगा कंट्रोल, भाई खुद का पैसा लगाया तो कंट्रोल तो करेंगे। बट बोरोड फंड के केस में किसी भी तरह का राइट नहीं मिलता कंपनी को कंट्रोल करने का। सोर्सेज, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये सारे हैं। उसके बाद उसमें डिबेंचर्स, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। राइट टू रिटर्न, इनको कोई भी राइट नहीं है रिटर्न का, ये कह नहीं सकते कि मेरे को रिटर्न चाहिए चाहिए, इनका रिटर्न डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट होगा बिजनेस में रिटर्न मिलेगा, नहीं होगा प्रॉफिट तो कोई भी रिटर्न नहीं मिलना। इनके पास लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब क्या है, अगर मान लो सपोज कोई भी जो कंपनी है इनका इंटरेस्ट नहीं देती तो दे कैन सू देम, कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं कि यार हमें हमारा पैसा नहीं दे रहे, इंटरेस्ट नहीं दे रहे, और कंपनी को इनकी सुननी पड़ेगी। रिस्क बियरर, ये प्राइमरी रिस्क बियर है, ओनर बंदा है, प्राइमरी रिस्क बियर करेगा ही करेगा, और इनके केस में कोई भी रिस्क जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसी तरह से हमने पढ़े आज जो है वो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस, उसके बेसिक्स, पर अभी जो हमने बेसिक सोर्सेज का डिटेलिंग पढ़ना है वो हमारी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय बाय फॉर नाउ एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।